जय हिंद दोस्तों, कैसी है आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप भी 3 मार्च को क्लास 12 जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए मेरे भाई, हम लोग के हाथ में बिल्कुल भी समय नहीं है और इस कम समय में हम लोग को वही क्वेश्चन पर ध्यान देना है जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं और ये जो प्रश्न होने वाले हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं, यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलने वाला है। देखिए जो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, बस इन प्रश्नों को आपको पढ़ना होगा, इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं आएगा, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं। देखिए समय नहीं है और इस कम समय में आपको ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए उन प्रश्नों पर ध्यान देना है जो कि इस चैनल पर बताया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो जो क्वेश्चन वो पीडीएफ में है तो चलिए हमको होम स्क्रीन पर चलना पड़ेगा, मोबाइल की स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तरफ पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। इन क्वेश्चनों को नोटबुक में नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और 100% यहीं से बोर्ड एग्जाम में आएगा, इससे ज्यादा बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन क्या है, शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। मतलब पूछ रहा है कि पहले तो शुक्र जनन क्या है, शुक्र जनन किसे कहते हैं, या शुक्र जनन को ही शुक्राणु जनन भी कहते हैं। तो शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। हम आंसर में लिखेंगे, देखिए आंसर थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आंसर आप थोड़ा बड़ा लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैंने काफी आसान लिखा है, काफी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, काफी सरल शब्द है, आपको याद करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए आंसर है कि वृषण से, वृषण मतलब समझते हो ना, वृषण अब बता देता हूं, लिंग के जो नीचे का भाग होता है उसे वृषण बोलते हैं। वृषण से शुक्र जनन कोशिकाओं द्वारा, शुक्र जनन कोशिकाओं द्वारा, वृषण में एक शुक्र जनन कोशिका होता है, उसके द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहते हैं। वृषण में जो शुक्राणु जनन कोशिका होता है उसके द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहते हैं। इसकी अवस्थाओं की बात कर ले तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूरी होती है। पहला गुणन अवस्था, ध्यान दीजिए इसमें क्या है। इस अवस्था में जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा, किस सूत्री के द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह द्विगुणित होती है। यह कौन सी गुणित होती है, द्विगुणित होती है, बस इतना लिख दीजिए। दूसरा अवस्था लिखिएगा वृद्धि अवस्था। इस अवस्था में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषण पदार्थ का संचय करके मतलब इकट्ठा करके आकार में बड़ी हो जाती हैं तथा प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है ना। अगला चरण लिखिएगा परिपक्व अवस्था। इसमें आपको लिखना है कि इस अवस्था में प्राथमिक कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा इनके अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पूर्व शुक्राणु कोशिका बनती है। बाद में इन्हीं के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, लास्ट में जाकर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये 3 अवस्था में शुक्राणु का निर्माण किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है अंडाणु जनन क्या है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा। जैसे शुक्राणु जनन, शुक्राणु के निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं, वैसे अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। चलिए देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। अंडाशय की अंडाणु जनन कोशिकाओं के द्वारा, जो महिला में अंडाशय पाया जाता है उसमें जो अंडाणु जनन कोशिकाएं पाया जाता है उसके द्वारा, अंडाशय में अंडाणु जनन कोशिकाओं के द्वारा अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन या अंड जनन कहते हैं। ठीक है ना, फिर से समझिए। अंडाशय की अंडाणु जनन कोशिकाओं के द्वारा अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन या अंड जनन कहते हैं। आप यहाँ पे इसके शॉर्टकट लिख सकते हो कि अंडाणु के बनने की क्रिया को ही अंडाणु जनन कहते हैं। बस अब ध्यान दीजिए, इसकी प्रक्रिया को भी लिखना है। तो अंडाणु जनन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला है गुणन अवस्था। तो ध्यान दो इसमें गुणन अवस्था में क्या होगा। इस अवस्था में अंड जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं। क्या करती हैं, समसूत्री विभाजन करती हैं तथा अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। मतलब समसूत्री विभाजन मतलब सम भागों में टूटती जाती हैं। दूसरा है अवस्था वृद्धि अवस्था। इसमें देखिए क्या है, अंड जनन की वृद्धि अवस्था
शुक्र जनन की तुलना में बहुत लंबी होती है। ठीक इस अवस्था में अंडाणु जनन कोशिकाओं अर्धसूत्री विभाजन की पूर्व अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं हो पाता। इसमें अंडाणु जनन कोशिकाएं अधिक मात्रा में पोषण प्रदान को संचित करके आकार में बड़ी हो जाती हैं। इसे पूर्व अंडाणु कोशिका या प्राथमिक ओसाइट कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? पूर्व अंडाणु कोशिका या प्राथमिक ओसाइट कहते हैं। किसे? जब कोई अंडाणु कोशिका अधिक मात्रा में पोषण पदार्थ संचित करके आकार में क्या हो जाए? बड़ी हो जाए। तो चलिए तीसरा है परिपक्वन अवस्था। ठीक है, इसे परिपक्व कर लीजिएगा, गलती से हो जाएगा, यहां पर ना हटा दीजिएगा, परिपक्व होगा। ग्राफियन पुटिका के परिपक्व होने के बाद उसमें उपस्थित प्राथमिक ओसाइट में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो आसान होता है ना, आसान होता है, और इसके फलस्वरूप एक अगुणित द्वितीयक ओसाइट का निर्माण होता है तथा ग्राफियन पुटिका फटने से यह द्वितीयक अंडाणु कोशिका मुक्त होकर फेलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाता है। इससे द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के बाद होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बंध्याकरण से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, इसकी विधियां लिखिए। तो आंसर लिखेंगे बंध्याकरण एक ऐसी तकनीक है, बंध्याकरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें नर या मादा की जनन वाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है। नर या मादा के जनन वाहिनियों, जो वाहिनियां होते हैं, वाहिनियों को काटकर क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। यह जनन क्षमता को अस्थायी रूप से रोकने के लिए, जनन क्षमता यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता को रोकने के लिए सर्वाधिक सफल विधि है। ठीक है ना, यह विधि निम्नलिखित है। चलिए आगे देखिए कैसा विधि है। पहला है महिला नसबंदी। ठीक है, महिला नसबंदी। इस विधि में स्त्रियों को अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है ताकि अंडाशय में बनने वाले अंडाणु अंडवाहिनी नलिका में आगे ना बढ़ सके तथा निषेचन की प्रक्रिया पूरी ना हो सके। इस विधि से जनन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। चलिए दूसरा विधि देखते हैं। दूसरा है पुरुष नसबंदी। इस विधि में पुरुष के शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है ताकि वृषण में बनने वाले विषाणु आगे ना बढ़ सके तथा निषेचन की प्रक्रिया पूरी ना हो सके। इसका जनन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यौन संचरित रोग क्या है? किन्हीं दो रोगों के लक्षण लिखिए। तो हम लिखेंगे इसका आंसर कि ऐसे रोग जो यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं, यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं, ऐसे रोग जो यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं, संबंध बनाने में फैलते हैं, उन्हें यौन संचरित रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो यौन संबंध बनाने के द्वारा फैलते हैं उन्हें यौन संचरित रोग कहते हैं। जैसे पहला रोग है सुजाक। अब देखिए सुजाक क्या है। यह रोग नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है। नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है। जैसे इसका लक्षण क्या हो सकता है? तो इसका पहला लक्षण होता है पुरुषों में इस रोग का संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है। दूसरा क्या होता है लक्षण? मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा व जलन होने लगता है। ठीक। तीसरा इसका लक्षण क्या हो सकता है? यह ज्ञानेंद्रियों को हानि पहुंचाता है। मतलब आपको थोड़ा सूंघने में दिक्कत होने लगेगा, देखने में दिक्कत होने लगेगा, सुनने में दिक्कत होने लगेगा, फिर आपके त्वचा पर रिखरी निकलने लगेंगी, त्वचा खराब होने लगेगा, ये सब। चौथा है जोड़ों में सूजन और पीड़ा होने लगेगा, घुटने में, यही बात है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला जो बीमारी है वो देख लीजिए। यौन संबंधित बीमारी है ये। पहला उपदंश। उपदंश क्या है वो ध्यान दीजिए। यह रोग ट्रिपोनेमा पैलिडीमम नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? ट्रिपोनेमा पैलिडीमम नामक जीवाणु से होता है। इसका लक्षण क्या हो सकता है? तो इसका पहला लक्षण है पुरुषों और महिलाओं के जनन अंग में लाल दाने के हो जाते हैं। पुरुषों और महिला दोनों के जनन अंग में क्या हो जाते हैं? लाल दाने हो जाते हैं। दूसरा इसका लक्षण क्या है? मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा व जलन होता है। तीसरा अधिक संक्रमण में यह जीवाणु हृदय, मस्तिष्क और यकृत को भी प्रभावित करते हैं। इतना यह खतरनाक बीमारी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रखनली शिशु पर टिप्पणी लिखिए। प्रखनली शिशु पर टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रखनली शिशु, इसे जिसे आईवीएफ तकनीक भी बोला जाता है, ऐसे दंपतियों द्वारा प्रयुक्त की जाती है
जिनमें जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम पाई जाती है। इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणुओं को पुरुष या दाता के शुक्राणुओं से मादा के शरीर के बाहर शरीर के आंतरिक तापमान जितने तापमान पर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से प्रखनली में निषेचित कराया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को अतः पात्रे निषेचन भी कहते हैं। इसके बाद तैयार भ्रूण को महिला के अंत गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, जहां पर गर्भाविधि पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार के प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी या प्रखनली शिशु कहते हैं। प्रखनली शिशु किसे कहते हैं, एक बार मेरे भी जुबान से समझ लीजिए। जब नर या मादा में, नर में या तो अगर शुक्राणु की कमी हो जाए, मादा में या अंडाणु की कमी हो जाए, दोनों में से किसी एक चीज की कमी होती है, तो मां के गर्भाशय में बच्चे का जन्म लेना मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टरों के द्वारा एक तकनीक इस्तेमाल किया जाता है कि मां के गर्भ से पहले भ्रूण का निर्माण किया जाता है। भ्रूण क्या होता है, भ्रूण से ही बच्चा होता है। भ्रूण का निर्माण किया जाता है मां के गर्भ में नहीं, वो लेब में तैयार किया जाता है, भ्रूण तैयार किया जाता है। फिर जब भ्रूण तैयार हो जाता है, क्योंकि भ्रूण से ही बच्चा आता है, अब भ्रूण कब तैयार होता है, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, तो और शुक्राणु अंडाणु प्राप्त मात्रा में मिलेंगे तभी जाके भ्रूण का निर्माण होगा। तो वो प्राप्त मात्रा में मिलाकर भ्रूण का निर्माण करते हैं और फिर उस भ्रूण को कहां पर स्थापित करते हैं, मां के गर्भाशय में स्थापित करते हैं। अब उस गर्भाशय से जो बच्चा जन्म लेता है उसे प्रखनली शिशु कहते हैं। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के पृथक्करण का नियम लिखिए। मेंडल के पृथक्करण का नियम बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। अप्रभावी लक्षण संक्रम में भले ही विकसित नहीं होता है, लेकिन जब अप्रभावी लक्षण का जीन प्रभावी लक्षण के जीन से अलग होता है तो वह अपने लक्षण को प्रकट कर देता है। फिर से समझो, अप्रभावी लक्षण संक्रमण में भले ही विकसित नहीं होता है, लेकिन जब अप्रभावी लक्षण का जीन प्रभावी लक्षण के जीन से अलग होता है तो वह अपने लक्षण को क्या कर देता है, प्रकट कर देता है। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसी कारण इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना, यह है आपका मेंडल का पृथक्करण का नियम। चलिए इसको रट्टा मारिएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि अभी समझने की हम लोग के पास समय नहीं है। जो क्वेश्चन समझना है वो तो मैं समझा ही दे रहा हूं, और जो समझने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्ट याद करने की जरूरत है, उसे तो आपको याद करना ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। हालांकि इस पर तो भैया कानूनन बंदी है, क्योंकि आप बच्चे के पैदा होने से पहले आप पता नहीं लगा सकते हैं कि पेट में बच्चा है या बच्ची है। तो ये मतलब इसमें लिखना है कि लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, कैसे पता किया जाता है कि पेट में लड़का है या लड़की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप क्लास 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब क्लास 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं तो आप तो आसान भाषा में लिख ही सकते हैं। नहीं है तो चलिए हम बताते हैं एकदम आसान भाषा में। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र? 46, जिसमें दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। पहला कायिक गुणसूत्र, दूसरा लिंग गुणसूत्र। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या लिखना है। इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा कि 22 जोड़ी गुणसूत्र नर एवं मादा में समान होते हैं, जिन्हें कायिक या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, जबकि एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं जो मादा में XX तथा पुरुष में X तथा Y होता है। मादा में क्या होता है? XX गुणसूत्र होता है और पुरुष में XY होता है। युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मों का निर्माण होता है, जिसे स्त्रीय बने हुए दोनों युग्म 22+X गुणसूत्र तथा पुरुष में दो प्रकार के युग्म 22+X तथा 22+Y गुणसूत्र वाले होते हैं। मतलब स्त्री में बस 22+X होता है और पुरुष में 22+X तथा 22+Y 2 होता है। इस बात को याद रखिए। आगे लिखेंगे, आगे ये वाला लाइन लिखना बहुत जरूरी है कि निषेचन के समय नर से प्राप्त शुक्राणु जब अंडाणु में मिलता है तो युग्मनज अगर 44+XX तथा 44+Y का निर्माण होता है तो इस प्रकार लिंग का निर्धारण शुक्राणु से होता है। अगर XX है तो वह लड़की है, XY है तो वह लड़का है। इस प्रकार निर्माण किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा, क्योंकि आपके ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन का आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिसे आपको बढ़िया से बढ़िया लिखकर आप याद कर सके। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि
स्टेनले मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो स्टेनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्रयोग किया। उन्होंने प्राचीन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थितियों में प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस को 2:1:2 के अनुपात में मिलाया। किसको किसको? मीथेन को, अमोनिया को और हाइड्रोजन को। गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया गया। दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर जल वाष्प बनाई, जिसे एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क में प्रवाहित किया। इसके बाद दोनों के मिलने से बने मिश्रण को क्या कह दिया? कंडेंसर द्वारा ठंडा किया। किसके द्वारा? कंडेंसर द्वारा। ठंडे मिश्रण को एक यू के आकार की नली में इकट्ठा किया गया, जो गंदे लाल रंग का द्रव था। 1 सप्ताह तक इस प्रयोग को करने के बाद उसका निरीक्षण करने पर उसमें ग्लाइसिन, एलेनिन नामक एमिनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो गया था। मतलब इस वैज्ञानिक ने क्या किया था भैया? इतना सारा प्रयोग करके ये अपना क्या किया? किस किस पदार्थ का निर्माण किया? तो यहां पर अमीनो अम्ल का और जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है लैमार्कवाद को समझाइए। लैमार्कवाद को समझाइए। तो देखिए यहां पर लिखेंगे कि लैमार्कवाद में 2 सिद्धांतों का समावेश किया गया है। कितने सिद्धांतों का समावेश किया गया है? 2 सिद्धांतों का। पहला है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। पहला सिद्धांत क्या है? अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। लैमार्क के अनुसार कोई भी जीव प्रकृति में जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है, उस अंग का अधिक विकास और वृद्धि होती है। मतलब लैमार्क के अनुसार जो जीव जिस अंग का जितना ज्यादा इस्तेमाल करता है, उस अंग का अधिक विकास और वृद्धि होता है। ठीक, तथा जिस अंग का उपयोग नहीं होता है वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जिस अंग का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे शरीर में, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म होता जाएगा। ठीक है ना? चलिए दूसरा है सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है, उसके प्रभाव से अनेक लक्षण उपार्जित करता है। यही उपार्जित लक्षण उसकी संतानों में पहुंच जाता है तथा धीरे धीरे एक नई जाति बन जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है डार्विनवाद अथवा प्राकृतिक वर्ण का विस्तार में वर्णन कीजिए। डार्विनवाद तथा प्राकृतिक वर्ण का विस्तार में वर्णन करना है। चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जाति की उत्पत्ति में अपने सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत की। क्या की? चलिए देखते हैं। पहला कि जीवन में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, प्रत्येक जीव में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति का अपार क्षमता होती है। अपनी जाति को बनाए रखने के लिए सभी जीवों की जीवन संतान उत्पत्ति करने की क्षमता क्या होती है? अपार होती है, अधिक होती है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन की इन जातियों की आबादी लगभग निश्चित तथा संतुलित रहती है। इसके कारण इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जा रही हैं, जितने भी जाति हैं, उनका जो जाति है वो क्या है? आबादी उसकी क्या होती है? लगभग निश्चित और संतुलित रहती है। चलिए दूसरा है जीवन संग्रह। देखिए दूसरा जीवन संग्रह क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, इसके क्या लिखेंगे? सभी जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। भोजन, आवास तथा उचित वातावरण के लिए जीवधारी में जीवन संघर्ष होता है। जीवन संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा वातावरणीय होता है। ठीक है ना? अब देखिए तीसरा हेडिंग डाल दीजिएगा, वातावरण में नियंत्रण परिवर्तन। जीवधारी नियंत्रण वातावरण से प्रभावित होते रहते हैं। पर्यावरणीय दशाओं में प्रभावित होने के कारण इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल रखता है वह लंबे समय तक जीवित रहता है। जो अपने आप के वातावरण के अनुकूल नहीं रह पाता वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इतना आपको लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अमीबीय पेचिश के कारक, लक्षण व बचाव के उपाय के बारे में लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हम कारक किसका लिखते हैं? क्या क्या लिखना भैया? कारक लिखना है किसका? अमीबीय पेचिश का। कारक लिखना है, लक्षण लिखना है और बचाव के उपाय लिखना है। तो कारक हमने लिखा कि वह रोग एटाम्बी हिस्टोलिक्टिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा?
एटाम्बीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजुआ के द्वारा होता है। इस रोग में आंत्र व पाचन तंत्र प्रभावित होता है। आंत्र यानी आंतरिक और पाचन तंत्र प्रभावित होता है। यह रोग घरेलू मक्खियों में द्वारा संचारित होता है। संचारित यानी कि फैलता है। किसके द्वारा? घरेलू मक्खियों, जो घर में मक्खी पाई जाती है। लक्षण क्या है इसका? पहला, पेट में दर्द होना, दस्त के साथ साथ रक्त का आना, शरीर के भर में निरंतर कमी आना, भर यानी कि वजन में, मल के साथ श्लेषक का आना। इसके बचाव का उपाय देख लीजिए, क्योंकि 3 चीज बोला था, 3 चीज हम देखते हैं। पहला, दूषित जल व भोजन का सेवन ना करना है। दूसरा, जल को उबालकर व आसान करके पीना चाहिए, मतलब ठंडा करके। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फल और सब्जियों को धोकर खाना चाहिए। ये रहा बचाव का उपाय, लक्षण और कारक। इतना लिख देंगे, काफी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है असंजनन क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। तो ध्यान दीजिए कैसे समझाएंगे। पौधों में जब लैंगिक जनन या युग्म संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसके अनुपस्थिति में? लैंगिक जनन के अनुपस्थिति में, या युग्म संलयन की अनुपस्थिति में, या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में। किसका निर्माण होता है? नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को असंजनन कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? विलंकर नामक वैज्ञानिक की थी। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला कायिक जनन होता है। इस प्रकार के जनन में किसी कलिका से यानी कि भाग से, पौधों के डांड से, तने से जो तना या पत्ती उत्पन्न होता है, उससे नए पौधे का निर्माण होता है। इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे गन्ना, आलू आदि। अगला ध्यान दीजिए, अनिषेक बीजता। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुगन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। तो जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो जब एक लक्षण दूसरे लक्षण के गुण की पूरी तरह दबा देता है, तो इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो यदि आप इतना लिख देते हैं, तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर लेके आएंगे। तो आज का ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? ये सभी के सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, और मेरे अंदाज से इन क्वेश्चन को आपको तो तैयार होंगे ही। हाँ, टेंशन ना लीजिए, इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा, उसमें और सारे मैं क्वेश्चन बताऊंगा। और एक पहले भी आ चुका है, तो वो वाला देख लीजिए, और ये वाला देख लीजिए। एक और वीडियो आएगा, वो देख लीजिएगा। ये 3 वीडियो देख के जाइए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सबसे बार आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।